ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर क्या होता है वो देख लीजिए। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, इसमें एक H होता है, एक बॉन्ड से फिर वो Cl जो होता है वो होता है, ठीक है। एक H होता है और दूसरा Cl होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम क्या मान सकते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस पर दो एटम जिन्हें की, और एटम बहुत छोटे होते हैं तो इन्हें मास पॉइंट मास की तरह माना जा सकता है। और इसके द्वारा ये शेप कैसा लग रहा है आपको? डंबल शेप लग रहा है। जो एक्सरसाइज करते हैं ये डंबल शेप का बनाया जा सकता है। अगर एटम जो है वो पॉइंट मास की तरह है तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अबाउट उसके रोटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो इस रेखा के प्रति इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत पॉइंट मास है, जैसे ये पॉइंट मास है, ये यहीं से निकल रहा है और दूसरा पॉइंट मास यहाँ पे है, तो इसका ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, करेक्ट, और एक वर्टिकल में वाई एक्सिस है और एक स्क्रीन के बाहर जेड एक्सिस आ रहा है। तो इसका जो रोटेशन होगा वो 3 एक्सिस के अबाउट हो सकता है। एक्स के अबाउट होगा तो एक्स के अबाउट हमारे पास कितना होगा? इसी तरह डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो उस रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। आर होता है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। जैसे ये रोटेशनल एक्सिस है, पार्टिकल जो हो रहा है इसके चारों तरफ घूमना चाहिए। ये जिस एक्सिस से घूम रहे हैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी एक्सिस से 0 है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए रोटेशन केवल वाई के अबाउट हो सकता है, या फिर अगर जेड एक्सिस है तो इसका जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो जिस एक्सिस के अबाउट रखे हुए हैं उसके अबाउट नहीं माना जाएगा। बाकी वाई के अबाउट घूम सकता है, जेड के अबाउट घूम सकता है, क्योंकि उसमें एच का और सीएल का दोनों का ही वाई से भी कुछ डिस्टेंस पे घूमेंगे वो, तो सर्कल ट्रेस करेंगे। जेड के चारों तरफ घूमेंगे तो भी सर्कल ट्रेस करेंगे। यूट्यूब पे आप देखना डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन अबाउट एक्स वाई जेड, तो उसमें एनिमेटेड 3 डायमेंशन वीडियो आपको दिख जाएंगे, तो पता चल जाएगा आपको कि क्यों हम दो ही रोटेशन लेते हैं, एक बाकी एक्सिस के अबाउट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो एटम है उनको मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर दो दो लाइन हुई, और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो लाइन हुई उसके अबाउट रोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा रोटेशन हम क्या लेंगे यहाँ पे? रोटेशन कहाँ लेंगे? दोनों मास जो है उनका सेंटर ऑफ मास उनको मिलाने वाली लाइन ही होगी, करेक्ट। उनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये ब्लू कलर का डॉट मैंने बनाया है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी परपेंडिकुलर टू इट, और उस पॉइंट से एक मास m1 की डिस्टेंस मान लीजिए r1 है और m2 मास की r2 है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल के दोनों एटम जो हैं वो फाइनाइट डिस्टेंस से अलग हैं, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हैं और रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह के रोटेटर को हम क्या बोलते हैं? रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिजिड रोटेटर। ठीक है, अब डायग्राम में देखो, माना m1 m2 जो है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और उनके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस से इनकी दूरी r1 और r2 है। तो अगर ये रिजिड है तो कभी भी ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी थी? r थी, विच विल बी r1 प्लस r2 एंड इट विल बी कांस्टेंट। ये लास्ट टॉपिक कराएंगे आज, करेक्ट। आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होती है कि m1 और m2 उनके जो मोमेंट होते हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वल होते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास के होने की कंडीशन ये है कि m1 r1 जो है वो m2 r2 के बराबर होना चाहिए। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, टू इक्वेशन टू अननोन, r1 और r2 को सॉल्व करना है। कैसे करोगे? यहाँ से r1 की जो वैल्यू है, यहाँ से r1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? r माइनस r2, वो r1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो पूरी इक्वेशन में r2 आ जाएगा, और उस r1 r2 को सॉल्व कर लेना, तो r2 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। r2 की वैल्यू ये आएगी और r1 की वैल्यू आपके पास में ये आएगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास पता है, दोनों पार्टिकल का अलग अलग लेना पड़ेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर।
यहाँ पर अपन क्या करेंगे, R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो R1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे इसका स्क्वायर, और R2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू अगेन। ये भी सिंपल सी मैथ्स है जो आप करेंगे। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस टर्म। अब ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये जो टर्म है इसकी डायमेंशन मास की डायमेंशन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए म्यू से। दिस म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। ये क्या करता है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने टू बॉडी सिस्टम लिया जिसमें एक m1 है एक m2 है। टू बॉडी की बजाय हमको सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। पहले m1 r1 स्क्वायर था, एक का m2 r2 स्क्वायर था। अब हमें I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर मिल गया, और इस म्यू के अंदर m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। तो रिड्यूस मास इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो बॉडी की प्रॉब्लम को वन बॉडी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका नाम रिड्यूस मास है। रोटेशनल एनर्जी अगर निकालेंगे तो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आपने 11-12 पढ़ा होगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। आई की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, ये भी फॉर्मूला आप जानते होंगे। एंगुलर J यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम है J²/2m। तो ये था रिजिड रोटेटर। मैं आगे पढ़ाती है आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, टाइम है लेकिन अपन ये करेंगे कल, तो ये आज इतना ही करेंगे, ओके।